गेहूं की पहली सिंचाई हमें गेहूं की बुआई के कितने दिन बाद करनी चाहिए? गेहूं की पहली सिंचाई करते वक्त हमें कौन कौन से खाद अपने खेतों के अंदर डालने चाहिए, जिससे कि हमारे आगे जाके गेहूं के एक पौधे से ज़्यादा उसके अंदर टिलरिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर कल्लों की संख्या बढ़े, जिससे जितनी ज़्यादा कल्लों की संख्या बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा उनके अंदर बालियों की संख्या बनेगी, जितनी ज़्यादा बालियों की संख्या बनेगी उतनी ज़्यादा दानों की संख्या बनेगी और ज़्यादा उत्पादन होगा। तो ये सब जानकारियां लेके हाजिर हूँ दोस्तों। मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, आप लोगों से मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये सब जानकारियां देने से पहले एक अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मेरा खेती के अंदर 25 साल का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि हमारे देश के अंदर पर एकड़ उत्पादन कम होने का सबसे बड़ा जो रीजन निकल के आया मेरे रिसर्च के अनुसार, वो हमारे देश के अंदर पानी की कमी की वजह से नहीं, बल्कि हमारे देश के अंदर पानी का किसानों द्वारा सही समय पर सही उपयोग ना करना। वो खेत के अंदर पानी को चला देते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि खेत अभी आपकी फसल पानी मांग रही है या नहीं मांग रही। उनको सिर्फ ये पता होता है कि हमें पानी पिलाना है। वो खेतों के अंदर पानी को छोड़ते हैं और पूरी रात भर खेतों के अंदर पानी को छोड़े रखते हैं, जिससे कि पूरा खेत लबालब भर जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी मिट्टी ऐसी होती है जो भारी मिट्टी होती है, जिनके अंदर पानी 2-2 दिन तक भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारी फसल ग्रोथ करने की बजाय वो वहीं पे एकदम पीली पीली खड़ी होकर रुक जाती है। उसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है, उनकी जड़ों के अंदर फंगस आ जाती है, जड़ों में नेमाटोड की समस्या बन जाती है। साथ ही साथ एक नई समस्या जो आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा विकराल रूप धारण करने वाली है। हमारे देश के अंदर जहाँ पर भी गर्मियों के समय के अंदर सिंचाई लगातार होती रहती है खेतों के अंदर, चाहे वो धान के खेत हों, चाहे वो गन्ने के खेत हों, या फिर कोई भी सब्जी वर्गीय फसल जहाँ पे लगा रखी है। मार्च से और जून के बीच में जिन खेतों के अंदर लगातार पानी चलता है, चाहे वो ट्यूबवेल का पानी हो, चाहे नहर का पानी हो, कैसा भी कोई पानी हो, वहाँ पे सबसे मोटी समस्या दिखाई जो अभी देने लगी है और बहुत बड़े स्तर पर वो बढ़ती जा रही है, मोथा, नागर मोथा की समस्या। एक बार एक बीज बन जाओ खेत में, लगातार वो अपनी संख्या बढ़ाता रहता है और 2 साल के अंदर पूरे खेत के अंदर वो फैल जाता है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो सिंचाई व्यवस्था सही नहीं होना है। हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत ना हो, लेकिन जहाँ तक मेरी जो सोच है, मेरी जो रिसर्च है, वो यही निकल के आई। तो अब बात करते हैं दोस्तों, गेहूं के अंदर अपन को सही समय पर कब सिंचाई करनी चाहिए। देखिए, वैज्ञानिक विधि बोलती है कि आपका जब गेहूं बुआई करने से 21 दिन का हो जाए उसके बाद आप सिंचाई कर सकते हो, लेकिन मेरी जो रिसर्च कहती है, मेरी जो खुद की एक पर्सनल राय है, वो बोलती है दोस्तों, जब आप गेहूं की बुआई करते हो उसके 25 से 30 दिन के बीच में, मतलब आप 27, 28, 29, 30 दिन के लगभग अपने खेतों के अंदर पहली सिंचाई कीजिए। मेरा जो गेहूं है आप देख लीजिए, 5 नवंबर को इसकी बुआई हुई थी और आज 4 दिसंबर है, मतलब लगभग 1 महीने का गेहूं हो चुका है। पौधे की जो अवस्था है आप देख सकते हो, एक पौधा है इसके अंदर टिलरिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्राउन रूट्स हैं वो आ चुके हैं, 3 रूट्स देखिए, क्राउन रूट्स ये बहुत ज़रूरी है। नीचे की जो जड़ें हैं इनका काम अब बस फिनिश समझो। अब ये नई जो जड़ें आई हैं और इनमें से और जड़ें निकलेंगी, अब ये अपना काम करेंगे। जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र को उठाएंगी, खाद को, या फिर अपन जो भी कुछ खेत के अंदर हमारी जितनी भी उर्वरा शक्ति है, अब ये जड़ें उसको उठाएंगी। सिंचाई करने के बाद अब ये जड़ें लगातार नीचे की तरफ चलेंगी। तो दोस्तों, ये जब अवस्था हो जाए, जब क्राउन रूट्स अच्छे से बन जाए, 21 दिन के बाद क्राउन रूट्स जन्म ले लेता है, निकलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। हाँ, ये जब उस अवस्था के अंदर है जिन खेतों के अंदर नमी बराबर बनी हो, क्योंकि गेहूं की जो अब अपन बुआई करते हैं, तो मैं तो बता रहा हूँ आप लोगों को, शुरुआत में पलेवा करता हूँ, पलेवा करने के बाद इसके अंदर बुआई करता हूँ। बहुत से किसान क्या करते हैं, जब उनकी मिट्टी बिल्कुल गीली होती है या पलेवा कर दिया, उसके बाद 2 या 3 दिन के अंदर वो बहुत जल्दी करते हैं गेहूं की बुआई करने में। तो जितनी शुरुआत में आप जल्दी कर रहे हो तो उतनी ही नमी आपके खेतों से जल्दी ख़त्म होगी। जो किसान किसानी करता है, पहले से करता आ रहा है, उनको ये पता होगा कि हमारे खेत के अंदर जितनी अच्छे से जुताई अपन करेंगे, जितने अच्छे से उसके भुरभुरी मिट्टी बनाएंगे, उतनी ही ज़्यादा वो नमी बना के रखेगा हमारा खेत, उतनी ज़्यादा दिन तक वो नमी
लगातार चलती रहेगी, उतनी अच्छी जड़ें हमारी ज़मीन के अंदर नीचे तक जा पाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों सिंचाई की दूसरी अवस्था। देखिए हमारे देश के अंदर कुछ खेत ऐसे होते हैं जिनके अंदर लगातार गेहूं की बुआई होती है। तो जिन खेतों के अंदर लगातार गेहूं की बुआई होती है उन खेतों के अंदर एक बीमारी आती है, मोलिया जिसको बोलते हैं, जिनकी जड़ों का अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। वो जो गेहूं का पौधा है वो शुरुआत में उसकी जर्मिनेशन तो बढ़िया होगी, लेकिन जैसे ही आप देखोगे 1 सप्ताह या 2 सप्ताह बाद वो बिल्कुल पीली पीली अवस्था में खड़ा हो जाएगा, या उनके जो पत्ते हैं वो लाल लाल कलर के हो जाएंगे और वो सूखने लग जाएगा। तो ऐसी अवस्था में अगर ऐसी बीमारी आपके खेतों में है तो आप ये चीज़ तुरंत देखते के साथ में, चाहे वो आपकी 20 दिन की अवस्था हो फसल की, या 22 दिन की अवस्था हो, या 15 से 18 दिन के बीच में अवस्था हो, आप जिंक लीजिए, जिंक के साथ यूरिया लीजिए, और इन दोनों के साथ आप कॉन्फिडोर जिसके अंदर इमिडाक्लोरोपिड होते हैं, इन सबको अच्छे से मिला के और खेतों में फेंक के और आप सिंचाई कर दीजिए। ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। इस अवस्था में आप 21 दिन का इंतज़ार मत कीजिए, 30 दिन का इंतजार मत कीजिए। क्यों? तो आप अगर ये इंतजार करते रहोगे तो आपके नीचे जो जड़ें हैं, जहाँ पे उनके अंदर जड़ों का विकास होना था, वहीं पे जड़ों का विकास खत्म होता रहेगा और धीरे धीरे आपका जो पौधे हैं वो खत्म होते चले जाएंगे। और आपके खेत में आप देखोगे जगह जगह पर स्पॉट बन जाएंगे, कहीं पे पीला पीला है, कहीं पे लाल पीला, इस तरह से, और पौधे उनके अंदर जड़े हुए दिखाई देंगे। तो जहाँ पे अगर आप लोगों की फसल एकदम स्वस्थ तरीके से चल रही, एकदम हरी भरी चल रही, आप 21 दिन की बजाय 27-28 दिन या 1 महीने में भी आप सिंचाई कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों सिंचाई करने के साथ साथ हमें कौन कौन से खाद उर्वरक अपने खेतों के अंदर यूज करने। देखिए मैं आप लोगों को 2 तरह से खाद बताऊंगा दोस्तों, एक तो भारी मिट्टी और एक हल्की मिट्टी। तो जो भारी मिट्टी होती है उन खेतों के अंदर आप यूरिया पर एकड़ 1 बैग यूरिया और साथ में आप 33% जिंक 7 किलो से 10 किलो के बीच में मिला के और सिंचाई करने से पहले डाल के और फिर सिंचाई कीजिए। जो खेत कलराठी मिट्टी है, जहाँ पे खारा पानी है, नमकीन पानी है, और जहाँ पे कलर वाली ज़मीन है, उन खेतों के अंदर विशेष रूप से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप 25 किलो अमोनियम सल्फेट पहले सिंचाई करने से पहले आप 25 किलो अमोनियम सल्फेट और लगभग 20 किलो यूरिया, इन दोनों को मिला के अपने खेतों में अच्छे से फेंक के और फिर आप सिंचाई कीजिए। और जो सामान्य खेत हैं, जो ज़्यादा ना भारी खेत हैं ना ज़्यादा हल्के खेत हैं, उन खेतों के अंदर आप यूरिया और जिंक, यूरिया आप 1 बैग से, अगर आपके रेतीली मिट्टी है तो आप यूरिया 1 बैग से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो। जिंक है वो 33% आप बिल्कुल 10 किलो लीजिए, क्योंकि उन खेतों के अंदर जिंक की निश्चित तौर पर कमी होगी। तो आप जिंक यूरिया इन दोनों को मिला के डाल दीजिए। अगर आपने बुआई करते वक्त पोटास नहीं डाला है तो आप पहली सिंचाई करते वक्त पोटास ज़रूर डाल दीजिए। पोटास लगभग 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, पोटास है वो डालने के बाद जैसे अपन सिंचाई कर देंगे धीरे धीरे रिलीज होगा वो। तो अब इस अवस्था में देखिए हमारी जो मिट्टी है वो अभी तो बिल्कुल ऐसी भुरभुरी मिट्टी है, इसके अंदर अपन जो भी खाद डालेंगे वो खाद इस मिट्टी के अंदर सीधे जड़ों के अंदर चला जाएगा। हमारे जिंक है वो भी चली जाएगी, हमारा पोटास है वो भी चला जाएगा। और जब अपन सिंचाई कर देंगे उसके बाद जब ऊपर से डालेंगे तो ना इतना जिंक काम कर पाएगा, ना इतना पोटास काम कर पाएगा। तो आप लोग यूरिया, जिंक और पोटास इनको अच्छे से मिला के अपने खेतों के अंदर डाल दीजिए। अगर आपके खेतों के अंदर मोलिया की बीमारी है, जो नीचे जिनकी जड़ें खराब हो जाती है, जो पीला पीला हो जाता, आप उसमें कॉन्फिडोर मिला सकते हो इमिडाक्लोरोपिड खाद में, या फिर क्लोरोपाइरिफॉस खाद में, या फिर आप फिप्रोनिल खाद में मिला कर डालकर फिर आप ऊपर से सिंचाई कर दो। दोस्तों ये सब काम कर लीजिए, आपकी जो गेहूं की फसल है वो एकदम शानदार हो जाएगी। 1 सप्ताह में बिल्कुल हरी भरी और एकदम ग्रोथ है बहुत शानदार तरीके से चलेगी। अगला जो वीडियो लेके आऊँगा तो अपन गेहूं के अंदर ट्रिल रिंग की संख्या कैसे बढ़ा पाएँ, उनके कल्लों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर पाएँ, ये सब जानकारी लेके हाजिर होऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।